जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपकी एक ज़रूरत ये भी है कि आप ठीक तरीके से अपनी राज्य व्यवस्था के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। क्योंकि इसका फ़ायदा आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इसमें हम पिछले 1 सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं, ताकि राज्य व्यवस्था के खंड पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके और आप अपनी परीक्षा के तीनों स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह क्यों कौन सी वे महत्वपूर्ण खबरें थी जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक खबर जो चर्चा में रही वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से संबंधित थी। दूसरी खबर बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं, उसमें महिला आरक्षण से जुड़ी हुई है, जिसके संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और स्टेट बार काउंसिल्स में कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया है, कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए। तीसरी खबर असम समझौते और असम समझौते के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के वर्ष 2025 के ऑर्डर से जुड़ी हुई है, जिसमें एक अंतर्विरोध दिखाई देता है और इस अंतर्विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ जवाब मांगे हैं। तो इस पर भी चर्चा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। असम समझौता क्या है, 2025 का ऑर्डर क्या है, सिटीजनशिप एक्ट का संदर्भ भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। सबसे पहले जानेंगे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपको डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान करता है, मात्र 24,999 में। और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। मात्र 14 महीने में आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी ये करवा देगा। लेकिन इस कोर्स की वैधता रहेगी 18 महीने तक, यानी क्लास को आप 18 महीने तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। साथ ही 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा, ताकि आपकी तैयारी करंट अफेयर्स के संदर्भ में लगातार दुरुस्त रहे। आपको प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे, ताकि आप अपनी तैयारी का सही प्रकार से मूल्यांकन कर सकें। जीएस से संबंधित 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। आप क्लास के दौरान ठीक तरीके से किसी विषय को समझ सकें, इसलिए आप लाइव चैट में अपने संशय का निवारण भी कर सकते हैं। लाइव चैट में भागीदारी करके कोई प्रश्न पूछे, तुरंत उसका निवारण किया जाएगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, ताकि आप नोट्स भी तैयार कर सके। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण पैकेज है जो आपकी जीएस की तैयारी को, एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। एडमिशन इसमें प्रारंभ है पहले से ही, क्योंकि हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है और अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन एडमिशन अभी भी इसमें चल रहे हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने झारखंड के रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत की है। इसलिए अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो आप अपनी यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को रांची में रहकर भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको दिल्ली आकर के अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वहां से भी आपकी यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी हो जाएगी। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से जुड़ा हुआ है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की जो अवधारणा आई थी, वो मुंबई का जो 26/11 हमला था उसके बाद इसकी परिकल्पना की गई थी वर्ष 2009 में। क्योंकि उस समय ये महसूस किया गया कि खुफिया जानकारियों का एक स्थान पर स्थित न होना, खुफिया जानकारियों के अभाव के कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना हुई है। इसलिए इसकी परिकल्पना की गई और हाल ही में वर्ष 2024 के आसपास इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने एक तरह से पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। ये वस्तुतः अलग-अलग जानकारियों को, चाहे वो सरकारी डेटा है या फिर निजी डेटाबेस है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उसके यूज को आसान बनाता है अलग-अलग खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जिससे उन्हें किसी के बारे में अलग-अलग सूचना अलग-अलग जगहों से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती और वो पूरी स्ट्रीमलाइन से, पूरी तेजी से अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। तो उसी के संदर्भ में हाल ही में एक आंकड़ा यह आया है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की कार्यप्रणाली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है
और इससे हर महीने लगभग 45,000 अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं अलग-अलग चीजों के बारे में सूचना प्राप्त करने के संदर्भ में। नवंबर 2025 में आप जानते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो हमारा आप जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन होता है। तो इस बार का सम्मेलन रायपुर में हुआ था और ये अभी नवंबर में ही संपन्न हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भागीदारी थी। तो इस सम्मेलन के दौरान, डीजीपी सम्मेलन के दौरान हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सभी राज्यों और सभी एजेंसियों को नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का उपयोग बढ़ाने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों से ये भी कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक रिकॉर्ड, एयरलाइन डाटा और सोशल मीडिया डेटा जैसे डेटाबेस तक पहुंच के लिए इस प्लेटफॉर्म यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का अधिक उपयोग करें, क्योंकि इनके संबंध में जो भी आपको डेटा चाहिए ये वहां पर उपलब्ध आपको मिल जाएगा। इसलिए इसकी स्थापना भी की गई थी। सबसे पहले नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में थोड़ा सा एक परिचय भी ले लेते हैं, ताकि आपको एक बिल्कुल स्पष्टता रहे कि किसके बारे में हम किस तरह से बात कर रहे हैं। तो वैसे तो आप समझ गए होंगे जो आपको अभी बताया गया है। तो एक वन स्टॉप सुरक्षित प्लेटफॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जहां विभिन्न सरकारी और निजी डेटाबेस को सुरक्षा एजेंसियों के लिए इंटीग्रेट किया गया है क्योंकि 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, उसमें मुंबई आतंकी हमले के बाद खुफिया जानकारी के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई। वर्ष 2009 में इस अवधारणा को सामने रखा गया और इस व्यवस्था ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने 2024-25 में पूर्ण संचालन हासिल कर लिया, यानी ये पूरी तरह से फंक्शनल हो गया। आप ये कह सकते हैं धीरे-धीरे फंक्शनल होता जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे इसको बहुत बड़ा भी बनाया गया। अलग-अलग डेटा सरकारी और निजी डेटाबेस को इसके साथ यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर किया गया। धीरे-धीरे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और संदिग्धों की पहचान की जा सके। आधार ऑथेंटिकेशन, एयरलाइन, बैंकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस और सोशल मीडिया डेटा तक पहुंच एक ही स्थान पर अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों को प्राप्त हो जाए। उन्हें अलग-अलग कंपनियों, टेक कंपनियों या संस्थानों के पास न जाना पड़े किसी व्यक्ति के बारे में सूचना हासिल करने के लिए। बिग डेटा और एनालिटिक्स की मदद से गतिविधियों का गहन विश्लेषण करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये किस प्रकार से मदद करता है? इसकी मदद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सूचना के लिए खुफिया एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को सूचना के लिए अलग-अलग एजेंसियों से डेटा मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की आवश्यकता के बिना भी संदिग्ध गतिविधियों पर प्रारंभिक जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और उसके अलावा डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर इसके अंतर्गत विशेष ध्यान रखा गया है, यानी डेटा की गोपनीयता के साथ इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसका उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि प्रति माह 45,000 अनुरोध इसको प्राप्त हो रहे हैं, उससे अधिक अनुरोध इसको प्राप्त हो रही हैं। पहले केवल 10 केंद्रीय एजेंसियों को अनुमति थी जो कि नेट ग्रिड तक अपनी पहुंच को एस्टैब्लिश करके किसी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकती थी। किस तरह की एजेंसियों को सूचना मिलती थी? जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इस तरह की एजेंसियों को इसके डेटा तक पहुंच प्राप्त होती थी, लेकिन फिर इसकी पहुंच का विस्तार किया गया और अब एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के राज्य पुलिस अधिकारी भी इसे लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन इसके उपयोग में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में एक चुनौती यह है कि पोर्टल में लॉग इन करने में अभी कुछ समय लग जाता है कई बार, और रियल टाइम डेटा मिलने में भी देरी होती है। तो कुछ राज्यों ने इस तरह की तकनीकी बाधाओं की ओर ध्यान दिलाया है और समय के साथ कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह की तकनीकी बाधाओं से निजात पाई जा सके। वर्ष 2024 में 20.41 लाख साइबर घटनाएं दर्ज हुई थी और अब सुरक्षा अवसंरचना को बेहद मजबूत करना जा रहा है ताकि इस तरह की घटनाएं इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत न हो जाएं। और महत्वपूर्ण यही है कि राष्ट्रीय डेटाबेस पर हमलों से बचाव के लिए अतिरिक्त उपाय लागू किए जाएं और वो लागू किए भी जा रहे हैं। तो ये नेशनल ग्रिड के बारे में बात हुई। साथ ही जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी अपनी कार्यप्रणाली को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए, और ज्यादा तीव्र करने के लिए, और ज्यादा प्रभावी करने के लिए वर्ष 2020 में एक संस्था है
उसके बीच भी आप कह सकते हैं कि नेशनल 1920 2020 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने एनसीआरबी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए और इसके बाद जो नेट ग्रिड है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, उसको सीसीटीएनएस सिस्टम से जुड़े हुए 14,000 पुलिस स्टेशनों के डेटा तक पहुंच मिली। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम की फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये वस्तुतः 14,000, जो लगभग 14,000 हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हैं, उसके डेटा को एक स्थान पर लेकर के आता। और जब इसका समझौता या इसकी पहुंच, इस तक पहुंच नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की एस्टेब्लिश हो गई, तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमने और ज्यादा डेटा को स्ट्रीमलाइन कर दिया, जिसका प्रयोग खुफिया एजेंसियां खुफिया जानकारी को जुटाने के अंतर्गत कर सकती हैं। और सभी राज्यों को एफआईआर को, यह भी अनिवार्य है कि सभी राज्यों को एफआईआर, किसी व्यक्ति के बारे में या व्यक्तियों के समूह के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। तो इसका प्रयोग भी खुफिया एजेंसियां अब कर सकती हैं, क्योंकि एक पहले ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर एक दस्तखत हो चुके हैं। संदिग्ध के पिता का नाम, फोन नंबर, यात्रा विवरण, बैंक रिकॉर्ड, पहचान संबंधी जानकारी यहां से जुटाई जा सकती है। और इसका महत्व यही है कि पहले एयरलाइन या टेलीकॉम कंपनियों से अलग अलग डेटा जुटाने के लिए, अलग अलग जानकारी एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग रूप में संपर्क करना होता था। अब सभी सूचनाएं एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती हैं। डेटा गोपनीयता पूर्णतः सुरक्षित रहती है और अंतरराष्ट्रीय सर्वरों पर उसको भेजने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर डेटा को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियां कर सकती हैं। चलिए अब दूसरी खबर को देखते हैं, जो कि बार काउंसिल में महिला आरक्षण से जुड़ी हुई है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उसने ये कहा है कि राज्य बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं, उसमें महिलाओं के लिए उसने 30% सीटों को आरक्षित कर दिया है। उन 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं, उनको अनिवार्य कर दिया है उनका आरक्षण। इसमें 20% जो सीटें हैं वो चुनाव द्वारा और 10% जो सीटें हैं वो सह नामांकन यानी को ऑप्शन द्वारा भरी जाएंगी। लेकिन ये प्रावधान उन काउंसिल्स पर ही लागू होगा जिनके चुनाव अभी लंबित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसका महत्व यही है कि जेंडर समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जा रहा है, ये महिला वकीलों का कहना है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जहां पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां सह नामांकन यानी को ऑप्शन प्रस्ताव तुरंत भेजे जाने चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये बार काउंसिल्स के अंतर्गत, स्टेट बार काउंसिल्स के अंतर्गत। अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखें तो वकीलों का ये मानना है कि जो 30% आरक्षण दिया गया है स्टेट बार काउंसिल्स में, ये मात्र एक शुरुआती कदम है। शुरुआती कदम है, अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम 50% प्रतिनिधित्व को हासिल करें, क्योंकि महिला जनसंख्या लगभग 50% का ही प्रतिनिधित्व करती है, वो पूरी जनसंख्या का आधा है। बार काउंसिल स्तर पर अब तक कोई महिला आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन बार काउंसिल स्तर पर अब तक कोई महिला आरक्षण नहीं था, लेकिन जो बार एसोसिएशन में आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है। इस पूरे मुद्दे पर कुछ इस मुद्दे से जुड़ी हुई जो महिला वकील हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और उन्हीं में से एक है शोभा गुप्ता। उन्होंने ये कहा कि 30% का जो आरक्षण है ये न्यूनतम होना चाहिए और धीरे धीरे इसको 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 75 वर्षों की देरी को देखते हुए अब तेजी से सुधार आवश्यक है। वातावरण महिलाओं के लिए राजनीतिक या पेशेवर स्तर पर सहज नहीं रहा है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। और इस मामले से जुड़ी हुई एक और वकील है चारू माथुर। उनका कहना है कि महिला प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा रही है, उसमें अवरोध रहे हैं, इसलिए अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक था। यहां तक कि एडवोकेट्स एक्ट 1971 1961 में भी महिलाओं के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। बार काउंसिल से चुनाव खर्चीले और कठिन होते हैं, इसलिए को ऑप्शन शुरुआत में सहायक हो सकता है। को ऑप्शन बल्कि चुनाव के जरिए नहीं, बल्कि कुछ सीटें को ऑप्शन के जरिए भी भरी जानी चाहिए, इनका ये कहना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कुछ बाधाएं रही हैं महिलाओं को बार काउंसिल्स में शामिल करने के अंतर्गत, क्योंकि सबसे पहली अनिच्छा तो बार काउंसिल्स की ही रही है महिलाओं को एक तरह से जगह देने में।
साथ ही जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने केवल 15% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रस्ताव बिल्कुल अपर्याप्त है और सामाजिक, पारिवारिक और पेशेवर प्रोफेशनल दबावों से महिलाएं चुनाव चुनाव लड़ने में पिछड़ती रही हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की चुनौतियां थी जो महिलाओं को बार काउंसिल्स में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही थी। उनके सामने कुछ इस प्रकार की चुनौतियां थी। साथ ही कुछ राज्यों में चुनाव पहले से ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें उनमें तत्काल आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर भी वकीलों का यह कहना है कि इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम से कम प्रक्रिया शुरू हुई है कि हमने बार काउंसिल्स में महिलाओं के आने का, बड़ी संख्या में महिलाओं के आने की एक पृष्ठभूमि निर्मित हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के माध्यम से। हालांकि वकीलों की जो अपेक्षा थी वो ये भी थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्वयं पहल करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस मामले में विरोध करता हुआ दिखाई दिया है। कई बार काउंसिलों ने सह नामांकन कोऑप्शन के नाम पर भी मनमाने या पक्षपातपूर्ण चयन का डर जताया, लेकिन कोर्ट ने अब निश्चित तौर से कह दिया है कि ये जो आरक्षण है, ये जो फैसला दिया गया है आरक्षण का 30% का, अब लागू होना ही चाहिए। इसका किस प्रकार का सामाजिक प्रभाव हो सकता है? एक इसका प्रभाव ये हो सकता है कि अगर महिलाओं की बार काउंसिल्स में संख्या बढ़ती है तो प्रतिनिधित्व बढ़ने से अधिक महिलाएं बार में प्रवेश करेंगी, बार काउंसिल में प्रवेश करेंगी, चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगी और इससे वो प्रशासनिक निर्णयों में भी भाग लेंगे। तो जो प्रशासनिक निर्णय है उसमें भी उनकी भागीदारी स्थापित होगी और ये ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने जैसा कदम के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है वो असम समझौते से जुड़ा हुआ है। और असम समझौता कब हुआ था आप जानते हैं? असम समझौता 1985 में हुआ था और ये वर्ष 2025 में एक वर्ष 2025 यानी इसी साल में एक ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर किस प्रकार से असम समझौते के अंतर विरोध में दिखाई देता है, असम समझौते के विरोध में दिखाई देता है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर, ऑर्डर का नाम क्या है? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशंस ऑर्डर के एक प्रावधान को असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित कर दिया जाए, क्यों नहीं घोषित कर दिया जाना चाहिए? ऐसी क्या दिक्कत है जो असंवैधानिक घोषित करने वाली बात सामने आई है? कारण यह है, ये प्रावधान जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए बिना पासपोर्ट वाले अल्पसंख्यकों को, जो कि हमारे देश में 31 दिसंबर 2024 से पहले आए हैं, उनको भारत या असम में रहने की अनुमति प्रदान कर देता है। बिना पासपोर्ट वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो 31 दिसंबर 2024 से पहले आ चुके हैं, उनको भारत यानी असम में भी रहने की अनुमति प्रदान कर देता है। ठीक है, जो अभी सरकार लेकर के आई थी सिटीजनशिप एक्ट। अब समस्या ये है कि आप ये देखेंगे ये प्रावधान अनुमति प्रदान कर दे रहा है 2025 का इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर। तो ये क्या करता है? 31 दिसंबर 2024 से पहले आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिना पासपोर्ट वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को असम में रहने की अनुमति प्रदान कर देता है। लेकिन असम गण परिषद, जो कि असम समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, उसने ये कहा है कि ये फैसला वस्तुतः असम समझौते के अनुरूप नहीं है, क्योंकि असम अकॉर्ड के अनुसार 25 मार्च 1971 और उसके बाद 25 मार्च 1971 को या उसके बाद आने वाले जो सभी विदेशी हैं उनकी पहचान करके उन्हें निर्वासित करना है। पर 2025 का जो आदेश है ये कट ऑफ डेट को 2024 तक बढ़ाने जैसा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आदेश दिया गया है, इसने कहा है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है बिना पासपोर्ट के आ रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर वो आए हैं तो वो भारत में रहने की अनुमति उनको है। लेकिन जो असम अकॉर्ड हुआ है वो क्या कहता है? 25 मार्च या उसके बाद जितने भी विदेशी आएंगे उनकी पहचान असम में की जाएगी, उन्हें निर्वासित किया जाएगा। असम अकॉर्ड ये कहता है और 2025 का आदेश कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो कट ऑफ डेट है वो 2024 है, यानी कट ऑफ डेट उसकी बढ़ गई है। और इसी को लेकर के असम गण परिषद ने इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। असम अकॉर्ड को थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो असम अकॉर्ड क्या है? असम अकॉर्ड क्यों लाया गया था? बांग्लादेश से अवैध प्रवास को रोकने के लिए असम अकॉर्ड लाया गया था, ताकि असम की जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी सामाजिक विरासत को संरक्षित किया जा सके। अब आप ये जानते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट भी आया था कुछ समय पहले, जिसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो अगर सिटीजनशिप एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे कि धार्मिक अल्पसंख्यक अगर जो बाहर से आ रहे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है, लेकिन अगर उनको संरक्षण प्रदान करना है और उनको कुछ और कट ऑफ डेट दी गई, तो असम के संदर्भ में वो कट ऑफ डेट एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी। तो सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 6A, और उसके आधार पर यह कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई असम में प्रवेश किया है तो उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती। ये असम के संदर्भ में असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन जोड़ दिया गया, सेक्शन 6। अब इस मामले पर जो असम गण परिषद है उसकी प्रमुख दलीलें क्या है? वो ये कह रहा है कि 2025 का जो ऑर्डर है, जो इमिग्रेशन फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर है, उसका क्लोज 3 सब क्लोज L का पॉइंट E असम अकॉर्ड को निष्प्रभावी बना रहा है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से 1971 के बाद के अवैध प्रवासियों को जो असम में आए हैं उनको वैध कर रहा है। सेक्शन 6A को 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने वैध ठहराया था, और 2025 का जो ऑर्डर है वो कानून के दूसरे प्रावधानों इंक्लूडिंग सेक्शन 6A को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये असम गण परिषद की महत्वपूर्ण दलीलें हैं जो उसने दलीलें प्रस्तुत की है। अब इस मामले को संवैधानिक चुनौती दी गई, और चुनौती में याचिका में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के सेक्शन 33 को भी शामिल किया गया, उसको भी चुनौती दी गई। चुनौती क्यों दी गई? क्योंकि असम गण परिषद का ये कहना है कि सेक्शन 33 जो है वो केंद्र को बहुत ही अनियंत्रित और असीमित शक्तियां देता है, जिसके माध्यम से सरकार किसी भी अवैध प्रवासी को अनिश्चित काल के लिए असम या भारत में रहने दे सकती है, और जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के भी खिलाफ है। तो इन सारे मामले को असम गण परिषद ने उठाया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही हैं इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ थी। उन्होंने केंद्र को औपचारिक नोटिस इसके संदर्भ में जारी किया, और अदालत अब ये जांचेगी कि जो केंद्र ने आदेश दिया वर्ष 2025 का, क्या वो असम अकॉर्ड सेक्शन 6A, जो कि असम अकॉर्ड को एक प्रकार से प्रभावी बनाने के लिए, उसके इंटेंट को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था, और साथ ही संविधान के विरुद्ध है या नहीं। अदालत इस बात की जांच करेगी कि जो केंद्र का आदेश है वो वस्तुतः असम अकॉर्ड सेक्शन 6A और संविधान के विरुद्ध है या नहीं है, इस बात की जांच की जाएगी। साथ ही ये जो पूरा मुद्दा है इसके कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी हैं। अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया, इसमें उपलब्ध या इसमें उपस्थित जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो अंतर विरोध है, उसको नहीं सुलझाया गया तो इसके असम पर नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। किस तरह के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? जैसे असम में जो प्रवासन का मुद्दा है, जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, वो ऐतिहासिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है। इसलिए अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया है तो जो प्रवासन का मुद्दा है वो एक बार फिर से असम की राजनीति में या असम की परिप्रेक्ष्य में प्रभावी हो सकता है। यदि कट ऑफ डेट जो है वो 1971 से 2024 तक खिसकाई जाती है, तो इससे असम की जनसांख्यिकी में, असम के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये एक प्रभाव होगा। साथ ही जो असम अकॉर्ड है उसके मूल उद्देश्य पर प्रभाव हो सकता है, और साथ ही स्थानीय पहचान और संसाधनों पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिससे असम की राजनीति के साथ साथ असम के पूरे माहौल में एक नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए असम गण परिषद की मांग है कि जो असम अकॉर्ड के, असम गण परिषद असम अकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता भी है, और वो चाहती है कि वर्ष 2025 का जो ऑर्डर है केंद्र सरकार का, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर है, उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए,
और साथ ही 1971 की जो कट ऑफ डेट है, जो 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट है, उसको किसी भी रूप में नहीं बदलना चाहिए। ये असम गण परिषद की डिमांड रही है और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद चल रहा है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, नेट ग्रिड का संचालन मुख्य रूप से किसका समर्थन करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, शिक्षा विभाग, पर्यटन मंत्रालय, सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां या कृषि मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 15%, 20%, 25% या 30%। तीसरा प्रश्न है, असम अकॉर्ड के आधार पर नागरिकता से संबंधित किस धारा को सिटीजनशिप एक्ट में जोड़ा गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सेक्शन 5A, सेक्शन 7B, सेक्शन 6A या सेक्शन 9C। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।